नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर बांग्लादेश गए। यह यात्रा शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 वर्ष पूरे होने और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले साल 2015 में बांग्लादेश की यात्रा की थी। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही अपने विकास से, अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत बांग्लादेश का रिश्ता जन जन का, मन से मन का है। उन्होंने कहा कि भारत आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश इसमें सहयात्री है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहीं बांग्लादेश आज दुनिया के सामने विकास और परिवर्तन का एक मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है और इन प्रयासों में भारत बांग्लादेश का सहयात्री है। उन्होंने कहा कि आज भारत और बांग्लादेश कोरोना का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और भारत में निर्मित कोरोना रोधी टीका बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे, भारत इसे अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के स्वर्णिम रिश्तों की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी, साथ ही मेरे साथ हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, हेड स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक से पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं आपकी नज़रों से समझना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की बांग्लादेश यात्रा है, उसके हासिलात क्या हैं आपकी नज़र में? बिग टेक अवेज की बात करें तो क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? देखिए, सबसे बड़ा जो टेक अवे मैं कहूंगा वो है जो प्रधानमंत्री ने ये निर्णय किया, जो इस अवसर पर वो स्वयं जाएंगे, बांग्लादेश की यात्रा करेंगे। जैसे आपने कहा है प्रीति, ये 50वीं वर्षगांठ है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की, 50वीं वर्षगांठ है हमारे राजनयिक संबंधों के बनने की, और शताब्दी है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मदिन की। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मौके हैं। और इसके साथ देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध हैं वो पिछले करीब 10 सालों में, और अगर स्पेशली मैं कहूं तो पिछले करीब 7 सालों में बहुत ही तेजी से आगे अग्रसर हुए हैं। तो ये एक बड़ा संदेश देने के लिए बांग्लादेश को, भारत को, इस पूरे क्षेत्र को, जो बांग्लादेश हमारा बहुत ही अभिन्न मित्र है, बहुत ही हमारा क्लोज पार्टनर है, उसके लिए, हालांकि ये कोरोना की महामारी अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, और तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये निर्णय लिया, जो पहली यात्रा जो करेंगे वो बांग्लादेश में करेंगे, ये सबको संदेश देने के लिए। अब देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत ही ऐतिहासिक भी हैं, बहुत ही और मुद्दों से, चाहे लैंग्वेज को देखा जाए, रिलीजन को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, संस्कृति के तरीके से हमारे संबंध बहुत सदियों क्या, बहुत ही हजारों साल पुराने हैं दोनों लोगों के। और न केवल ये सरकार के, गवर्नमेंट के लेवल पर हमारे जो संबंध है, परंतु पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इसी को और आगे बढ़ाने के लिए, इसको और आगे मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। तो देखिए, जो अग्रीमेंट साइन हुई अभी 17 दिसंबर को 2020 में, जब बांग्लादेश का स्वाधीनता दिवस था, 16 दिसंबर को मनाया गया, उसके एक दिन बाद दोनों नेताओं ने बात की थी। बड़ा अच्छा वर्चुअल समिट हुआ था, एक्सटेंडेड वर्चुअल समिट हुआ था। तो उसमें बहुत सारी संधियां, बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन किए गए, कनेक्टिविटी के ऊपर बात हुई। तो मैं तो ये कहूंगा, ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, इसको हमें ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक टेक अवेज नहीं देखने चाहिए। इसमें जो कौन सी नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, कौन से नए अग्रीमेंट साइन की गई, परंतु जो पूरी जो हमारा संबंध है, जिसे कहा जाए जो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है, जो भारत हमारा सच्चा मित्र है। अब कोई अगर दो पड़ोसी देशों के बारे में ऐसा कहे तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जो बांग्लादेश हमारा की पिलर हमारी फॉरेन पॉलिसी का है, और ये इंटरसेक्शन पर बैठता है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो मैं अंत में यही कहूंगा, जो दोनों देशों के संबंध म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित हैं,
और इसी को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा है और मेरे विचार से बड़ी ही ऐतिहासिक यात्रा है, हमारे संबंधों को और बहुत ज्यादा आगे मजबूती बिल्कुल देगी। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, अब आपकी राय जानना चाहूंगी, भारत के नज़रिए के साथ ही बांग्लादेश के नज़रिए से भी इस यात्रा के आपकी राय में क्या लाभ, क्या हासिलात, क्या फ़ायदे रहे हैं? बांग्लादेश आज एक ऐसी स्थिति पर खड़ा है जहां पर वो कई जब जब बांग्लादेश बना था तो कई लोगों ने बांग्लादेश पर सवालिया निशान खड़े किए थे और ये सवाल चलते रहे कि क्या बांग्लादेश अपने आप को पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इनइक्वालिटी से निकाल पाएगा, एक मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगा, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेमोक्रेसी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगा। और बांग्लादेश ने बहुत एक रोल प्ले किया है पिछले कुछ सालों में, खासकर शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर हसीना के नेतृत्व में, कि अपने आप को एक स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, अपने आप को एक मॉडर्न इकोनॉमी के रूप में जिस तरह से प्रभावी ढंग से खड़ा करने में सक्षम हुआ है बांग्लादेश, वो अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी कहानी है, जिसको मुझे लगता है दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। और भारत क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है बांग्लादेश के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा जब बांग्लादेश की स्थापना हुई, और उसके बाद डेवलपमेंट पार्टनरशिप अगर आप भारत और बांग्लादेश की देखें तो उसमें भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आज जब बांग्लादेश अपने आप इस लेवल पर खड़ा है जहां पर वो भारत के साथ साउथ एशिया की एक तरह से इकोनॉमिक इंजन बन रहा है, तो उसका मुझे लगता है हमको न सिर्फ रिकग्निशन करना चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए कि कैसे दोनों भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर साउथ एशियन इकोनॉमिक प्रोफाइल को आगे बढ़ाएं। और जो इम्पोर्टेंट बात अब दुनिया में हो रही कि जियोपॉलिटिकल जो एंगेजमेंट बदल रही हैं, हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, आप किसी भी संदर्भ में बांग्लादेश को अगर आज देखें तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत के लिए वो जरूरी है, लेकिन जो बांग्लादेश ने जो किया है, जो खड़ा होकर आज दुनिया को अपने दम पर ये दिखा रहा है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर कर आ सकता है एक देश सारी समस्याओं के बावजूद, वो मुझे लगता है अपने आप में बांग्लादेश को बल देता है, बल्कि भारत और बांग्लादेश की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बल मिलता है कि अगर दोनों ही देश अच्छा करेंगे इकोनॉमिकली तो जो लेवरेज कर पाएंगे एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री ने एक बहुत जरूरी बात आज करी, इस विजिट में करी, उन्होंने इतिहास की चर्चा करी, लेकिन उन्होंने इसको जो यूथ है बांग्लादेश का और जो भारत का यूथ है, युवा है, उससे जोड़ने की कोशिश करी कि कोई भी संबंध तब तक कामयाब नहीं होते जब तक उससे यूथ, हमारा जो यंग जनरेशन है वो जुड़े नहीं। और इसीलिए उन्होंने इसको बताया कि वाकई हमारा जो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप का है वो तो रहेगा, लेकिन आगे जो 25 साल है, आगे के जो आने वाले 50 साल हैं, उसमें किस तरह से भारत और बांग्लादेश साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तब उन्होंने जो यंग जनरेशन की बात करी वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही युवा देश हैं और दोनों ही को इस बात को लेवरेज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बांग्लादेश का रोल बढ़ रहा है और भारत के लिए अच्छी खबर है, और भारत इसके साथ, बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन सब जगहों पर, इन सब ज्योग्राफीज में अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगा बांग्लादेश के साथ। इसी की मुझे लगता है कामना प्रधानमंत्री ने इस विजिट में करी, शेख हसीना ने करी, और मुझे लगता है ये आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोनों ही तरफ से, अगर आप इसको मेटा ज्योग्राफीज की उसमें देखें या बायलैटरल पार्टनरशिप के तौर पर देखें। बिल्कुल। और सज्जना सर, जैसे प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया अभी इस दौरे के दौरान कि दोनों देशों की साझा चुनौतियां हैं, दोनों देश बहुत कुछ समान विचार रखते हैं, और जिस तरह से हम बांग्लादेश को अब देख रहे हैं 2026 में औपचारिक तौर पर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल भी हो जाएगा, यानी विकास की रफ्तार वहाँ भी जिस तरह से बढ़ रही है, क्या आप मानते हैं कि बांग्लादेश में इस समय जो सरकार है, जो राजनीतिक स्थिरता है, और भारत भी एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस आधार पर भी क्या हम माने कि जो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हैं उसके लिए दौर काफ़ी अच्छा दौर है आगे और रिश्तों में गहराई लाने को लेकर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रीति, जो क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों देशों के रिश्ते, मैं तो अभी ऐसा कहूंगा, जो ये बिल्कुल रोल मॉडल हैं, जो कैसे दो पड़ोसी देश होने चाहिए। देखिए, बहुत बार ये कहा जाता है जो जब पड़ोसी देश होते हैं तो उनके आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जरूर कोई ना कोई बीच में दिक्कत आ जाती है, मुश्किलात आ जाती है, और जो कोई पड़ोसी का पड़ोसी होता है उससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, ये अमूमन कहा गया है। परंतु अगर बांग्लादेश के संदर्भ में देखा जाए तो मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल रोल मॉडल हमारे रिश्ते हैं हर तरीके से। देखिए, बांग्लादेश भारत के लिए, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत बड़ा देश है,
और भारत की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, पोटेंशियल है, वो बहुत है। परंतु बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अपने ये सार्क क्षेत्र में। बांग्लादेश से भारत में सबसे ज्यादा वीजा इशू होते हैं। वहां पर जो वीजा फैसिलिटेशन सेंटर हैं, जितने लोग यहां पर आते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे थे, न केवल ये सरकारों के स्तर पर अच्छी, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हैं, परंतु जो हमारे लोग हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो भी बहुत अच्छा है। तो आपने कहा जो आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की अच्छी हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें जो कनेक्टिविटी का रोल है वो दोनों देशों के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि अब पिछले कुछ सालों में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं जो यहां से हर प्रकार की कनेक्टिविटी, हर प्रकार का जो सहयोग है बांग्लादेश के साथ, वो आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारे विदेश मंत्री ने कहा, हमारी जो संबंध हैं बांग्लादेश के साथ वो 360 डिग्री है। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि दोनों देशों के बीच में नहीं ठीक उसका वो काम कर रहा हो। अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं, चुनौती के बारे में आपने पूछा, आतंकवाद, भारत भी उससे ग्रसित है, बांग्लादेश भी उससे ग्रसित है। कोई नहीं भूला है जो 2016 में वहां पर ढाका आर्टिसन बेकरी में कैसे 29 लोगों को मारा गया था, कैसे 5 वहां पर बांग्लादेशी यूथ थे, बड़े अच्छे परिवारों से थे, परंतु उन्होंने वहां पर उन लोगों को हॉस्टेज लिया। भारत का तो सबको मालूम ही है जो आतंकवाद से ग्रसित है, फिर रेडिकलाइजेशन से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से, दोनों देश इससे ग्रसित हैं। दोनों देशों को इससे जूझना पड़ेगा और यही बात है जो अगर हम मिलकर इन सब मुद्दों पर काम कर सकते हैं तो ये दोनों देशों के लिए फायदा है। मैं आखिरी बात कहूंगा कनेक्टिविटी के बारे में। देखिए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं वहां पर अपनी हाई कमीशन में हुआ करता था 1990 के दशक में, तो हम यहां से कोई भी ना बस, ना वाटरवेज, ना रेलवे यहां से भारत से लेकर बांग्लादेश के थ्रू अपने नॉर्थ ईस्ट में हम ले जा सकते थे, क्योंकि उस समय वहां की जो सरकारें थी वो ये कहती थी जो ये उनका सिक्योरिटी का इशू है, अगर भारत के यहाँ से चाहे ट्रक्स हो या बसेस हो या ट्रेन्स हो तो वो उनकी सुरक्षा के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। परंतु यही बात है जो मैं ट्रस्ट की बात कर रहा था, विश्वसनीयता की बात कर रहा था, जो जब से शेख हसीना आई है 2008 से, तब से विश्वसनीयता बढ़ी है। तो एक तो हमारे वहां पर जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो नॉर्थ ईस्ट में एक्ट करते थे, हमको सबको मालूम था जो वहां पर किसको पनाह दी जाती है, किसके वहां पर बैंक अकाउंट्स हैं, कहां पर वो रहते हैं, क्या करते हैं। हम उस समय भी बांग्लादेश सरकार को ये सब डिटेल्स देते थे। बांग्लादेश सरकार का उसमें अपना एजेंडा था, वो कुछ उनके विरुद्ध एक्शन नहीं लेते थे। अब जब शेख हसीना आई है, उन्होंने उन सब के विरुद्ध एक्शन लिया है, यहां तक कि उनको पकड़कर भारत के सुपुर्द कर दिया है। तो एक तो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर शांति बहाल हो गई है। दूसरी बात में जो कनेक्टिविटी की कह रहा था, देखिए 1965 से पहले जो 6 ट्रेन लिंक्स थी जो भारत से बांग्लादेश में जाकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाना, उनमें से 6 में से 5 रेलवे लाइन है वो ऑपरेशनल हो गई हैं। जब पिछली बार 17 दिसंबर को वर्चुअल समिट हुआ तो उसमें पांचवी हल्दीबारी और चिलाहाटी उसमें कनेक्शन हुआ। अब चिटागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट से हम सीधा नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले एक मैत्री सेतु का भी इनॉग्रेशन किया गया है फेनी रिवर के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं जो बांग्लादेश भी पूरी तरीके से आगे आ गया है, जो भारत के साथ सहयोग को बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें दोनों देशों ने बहुत कदम उठाए हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा, बांग्लादेश को फायदा होगा, हम साउथ ईस्ट एशिया में आसियान देशों के साथ अपने ज्यादा सहयोग बढ़ा पाएंगे। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे रीजन के लिए ये फायदेमंद होगा। प्रीति, बिल्कुल
यानी जाहिर तौर पर बांग्लादेश में ऐसी सरकार है जिसे विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर मैंडेट दिया गया, और कनेक्टिविटी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है और बाकी पहलुओं पर जिस तरह से काम हो रहा है दोनों देशों का साथ मिलकर, वो ज़रूर विकास की रफ्तार को बांग्लादेश में बढ़ा रहा है। और जिन तमाम चुनौतियों का आपने जिक्र किया प्रोफेसर पंत, उसमें से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शेख हसीना, जिन्होंने भारत की सुरक्षा का लगातार ख्याल रखा है, और हम देखें तो भारत के लिए जो सबसे बड़ा एक चिंता का मुद्दा है वो दक्षिण एशिया या कहें दक्षिण पूर्वी एशिया में जो आतंकवादी संगठन है वो पैर ना पसारें, ये एक मुद्दा रहा है। और उन्होंने कहा भी कि जो चुनौती गरीबी को लेकर और आतंकवाद को लेकर है वो कहीं ना कहीं समान है भारत और बांग्लादेश के लिए। तो इस चुनौती के मद्देनजर आप क्या मानते हैं, किस तरह से दोनों देश मिलकर इसे टैकल कर सकते हैं, और क्यों दोनों देशों के गहरे संबंध इस मसले पर भी जरूरी हैं? देखिए, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी एम्बेसडर सज्जनहार ज़िक्र कर रहे थे, एक समय वो था जब भारत कहता रहता था, और ढाका में जो भी सरकार उस समय थी वो इतनी तवज्जो इस बात को नहीं देती थी कि भारत के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव विषय था। और इसीलिए हमने देखा कि उस समय डिफरेंसेस बढ़ते गए, और ये बात क्योंकि भारत के लिए हमेशा से सर्वोपरि रही, उसके सिटीजन्स की का प्रोटेक्शन, टेररिज्म से प्रोटेक्शन, एक्सट्रीमिज्म से प्रोटेक्शन। तो वहाँ पर जब हमने देखा कि जिस समय बांग्लादेश की सरकार ने इस बात को तवज्जो नहीं दी, उस समय डिफरेंसेस बढ़े, उस समय हमारे तनाव बढ़ा, दोनों देश अलग अलग पटरियों पर चलने लगे। उसके बाद जब शेख हसीना के आने के बाद जो कोऑपरेशन बढ़ा, न सिर्फ ऑपरेशनली हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन बढ़ा, जिसमें कि टारगेट किया गया इंडिविजुअल लीडरशिप को, बट एक जो माहौल और जो बड़ा एक माहौल बना जिसमें कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगे, इस तरह के इंडिविजुअल्स पर रोक लगे, ऑर्गेनाइजेशंस पर रोक लगे, और आइडियोलॉजी जो एक फंडामेंटलिज्म की आइडियोलॉजी है, रेडिकलिज्म की आइडियोलॉजी है, इसको किस तरह से इस पर कमर कसनी चाहिए बायलैटरली। हमने दोनों देशों ने साथ मिलकर इस पे फ्रेमवर्क बनाया, बांग्लादेश ने अपनी पॉलिसीज बदली, और दोनों देशों ने मिलकर कदम बढ़ाए। और खासकर रीजनल अगर आप उसमें अप्रोच देखें तो जहां पर भी भारत ने इसका मुद्दा उठाया, और खासकर सार्क का अगर आप प्लेटफॉर्म देखें, जहां पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते रीजनल कॉन्टेक्स्ट में जब तक पाकिस्तान लगाम नहीं डालता टेररिज्म पर। तो आप देखिए, बांग्लादेश हमारे, शेख हसीना हमारे साथ खड़ी रही, और शेख हसीना ने, बांग्लादेश ने हमारे साथ मिलकर इस बात का प्रयत्न किया कि रीजनली एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इस विषय पर बने। तो बांग्लादेश के लिए एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को शेख हसीना ने समझा, इस बात को, और इस बात का समर्थन उनको लोगों से मिला। कि अगर आप पिछले चुनाव देखें तो उसमें जिस तरह से उनको मैंडेट मिली, वो इस बात की मैंडेट भी थी, डेवलपमेंट की मैंडेट थी, सिक्योरिटी की मैंडेट थी। उन्होंने रेडिकलिज्म का जो पाथ कई ऑर्गेनाइजेशंस वहां ले रहे थे उससे डाइवर्ट किया। आपको याद होगा जब उनके मिलिट्री तक में इस तरह की घटनाएं होने लगी थी कि रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश मिलिट्री में बढ़ रहा है, और उनके खिलाफ भी कू अटेम्प्ट हुआ था। तो वो जो एक बड़ा बहुत ही परेशानी के माहौल से बांग्लादेश गुजर रहा था, उसको मुझे लगता है शेख हसीना ने बड़ी लीडरशिप दिखाकर ठीक किया है। और भारत के साथ काम करने के लिए, भारत के साथ जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात हुई, कनेक्टिविटी तभी आगे बढ़ सकती है जबकि सिक्योरिटी पैरामीटर्स अपने फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो। और उसको देखते हुए जब नॉर्थ ईस्ट में आज शांति की बहाली है, नॉर्थ ईस्ट हमारा शांत है, तब हम एक कल्पना कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी एम्बिशियस हो, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो डेवलपमेंट की और प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़े। जिस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए गए, रेल कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी, ये सारी कनेक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब हम एक दूसरे पर, हमको ट्रस्ट है और हम ये जानते हैं कि दोनों देश इसको पूरी तरह से सिक्योरिटी देने के लिए सक्षम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ से ये बात समझी जा चुकी है। और जिसका आप जिक्र कर रही थी कि दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझते हैं कि डेवलपमेंट के साथ सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म को उखाड़ कर बाहर फेंकना ये कितना जरूरी है दोनों देशों के लिए और रीजन के लिए। और इसीलिए जब आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं, तो जब भारत ने सार्क के जिस तरह से पाकिस्तान वहां गतिरोध डाल रहा था, भारत ने उसको कहा कि हम वहां पर आगे नहीं बढ़ेंगे और बिम्स्टेक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए, बे ऑफ बंगाल में जिस तरह से सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं आज, बोथ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिनका जिक्र हम करते हैं, उसमें एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म पर जो फ्रेमवर्क बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश और भारत एक ही पन्ने पर हैं। भारत और बांग्लादेश एक साथ इस विषय को देख रहे हैं, और दोनों के अंदर जो समन्वय है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर जो पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर है भारत का, वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेप्स लिए गए दोनों देशों के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, और उन्होंने रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बताने की कोशिश करी कि जब तक इस विषय पर ये साउथ एशिया में एक कंसेंसस नहीं बनेगा और देश अपनी अपनी पॉलिसी रिस्पॉन्सेज नहीं निकाल के लाएंगे, तब तक साउथ एशिया में और देशों में परेशानी बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है दोनों बांग्लादेश और भारत इस बात को समझकर आगे बढ़ने में सफल हुए हैं पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल। और जब हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं और पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपका नज़रिया क्या है सज्जना सर? एक कहीं ना कहीं आशंकाएं जो बार बार खड़ी होती हैं वो चीन को लेकर खड़ी होती है, क्योंकि वो लगातार दक्षिण एशिया में जिस तरह से अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है, जिस तरह से उन देशों में अपनी दिलचस्पी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं ज़रूर खड़ी होती हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेश के अगर रिश्तों की बात करें, तो आपको लगता है कि क्या ये कोई कंसर्न का मुद्दा चीन है हमारे लिए? देखिए, बहुत देशों में चीन ये प्रयास तो कर रहा है। चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हर देश में ले जाने का प्रयास कर रहा है। चीन प्रयास कर रहा है वहां पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। परंतु देखिए, जो बांग्लादेश की सरकार है और बांग्लादेश में जो शीर्ष नेतृत्व में है, वो लोग मेरे विचार से अपने देश की ऑटोनॉमी का, अपने देश की इंडिपेंडेंस का बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और वो नहीं चाहते हैं जो हश हुआ है, जो हालात हुआ है, चाहे पाकिस्तान का हो या मालदीव्स का जो पहले किया गया है, या डेथ ट्रैप जो कि श्रीलंका में हमनटोटा में हुआ है, वो बिल्कुल समझते हैं, वो बिल्कुल सतर्क हैं, सचेत हैं। आपने देखा होगा ये डॉक्टर गौहर रिजवी जो एडवाइजर हैं फॉरेन अफेयर्स में बांग्लादेश प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने कहा है बिल्कुल हम इसके बारे में, एक तो जो भारत के विरुद्ध कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि हम चीन के साथ या किसी और देश के साथ करेंगे। भारत हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, और हम जानते हैं जो हमारे हित भारत के हितों के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो हमें चीन के बारे में सतर्क तो रहना चाहिए, परंतु जो हम काम कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, वो उसमें हमारी स्ट्रेंथ्स बहुत हैं। क्योंकि जैसे हम पहले शुरुआत की आपके प्रोग्राम में, तो हमने कहा जो ये सदियों पुराना हमारा संबंध है, लैंग्वेज का है, हिस्ट्री का है, कल्चर का है, रिलीजन का है, सभी कुछ है। और इस प्रकार का संबंध चीन का बिल्कुल यहाँ पर बांग्लादेश में नहीं है, और ना ही पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो जितने सारे अपने दौरे में जो उन्होंने अनाउंस किया है, पहले दिन जब उन्होंने कहा जो करीब 50 आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम इनवाइट करेंगे, और उनको हमारे यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। स्वर्णिम यहाँ से स्कॉलरशिप योजना को बनाएंगे। अगर हम देखें कितने लोग यहाँ से, चाहे डिफेंस क्षेत्र हो, चाहे जुडिशियल क्षेत्र हो, चाहे सिविल सर्विस क्षेत्र हो, या फिर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में बहुत युवा लोगों को आमंत्रित किया जाता है भारत में आने के लिए। तो मैं समझता हूं जो हमारी स्ट्रेंथ्स इतनी ज्यादा है बांग्लादेश के साथ, और भी जो अपने पड़ोसी हैं श्रीलंका, मालदीव्स, अगर हम उन स्ट्रेंथ्स का पूरी तरीके से प्रयोग करें, जैसा कि हम बांग्लादेश के साथ पिछले 5-7 सालों से करते आए हैं, तो हमें फिर चीन की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। खाली एक चीज है, जो जिस रफ्तार से हम पिछले 5-7 साल से बढ़ रहे हैं, हमको देखना होगा जो उसी रफ्तार से हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि चीन, बांग्लादेश भी है, वो भी देखता है और देशों से, उसको निवेश चाहिए, उसको व्यापार चाहिए, उसको अपने लोगों का डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, प्रगति चाहिए। अगर भारत उसे वो प्रोवाइड कर सकता है, तो उसे चीन के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से प्रोफेसर पंत, अभी सज्जना सर ने कहा कि हमें देखना होगा कि जिस रफ्तार से फिलहाल रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं वो रफ्तार जारी रहे, और बल्कि और तेज हो तो दोनों को फायदा ज्यादा है। लेकिन आपकी नजर में आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं
या फिर कहूँ मैं कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें और सुधार आ सकता है और बातचीत हो सकती है? कुछ ऐसी जटिल मुद्दे भी हैं जिनका समाधान हम देख रहे हैं अब तक नहीं निकल पाया है, लेकिन जैसे लैंड बाउंड्री या मैरीटाइम जैसी जो समस्याएं रही और साथ ही हमारा ड्यूटी फ्री ट्रेड को लेकर जो कंसर्न रहा, इन तमाम मसलों पर जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी और बीच का रास्ता निकला, तो आपको लग रहा है ऐसे जटिल जो मुद्दे अभी बाकी हैं उन पर भी उम्मीद है कि आगे रास्ता निकले? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारत और बांग्लादेश अपनी जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हुए हैं, जिसका आपने ज़िक्र किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था या मैरीटाइम डिस्प्यूट था, उसमें देखिए दोनों ही में और ख़ासकर मैरीटाइम डिस्प्यूट में भारत के खिलाफ वर्डिक्ट गई थी आर्बिट्रेशन की, और भारत ने उसको स्वीकार किया, और भारत ने इसीलिए भारत और बांग्लादेश का संबंध उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए। तो कहीं पर जब हम भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं तो एक मैच्योरिटी लेवल जो बढ़ा है दोनों देशों में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप भी अगर आप कुछ वक्तव्य सुने और देखें सीनियर लीडरशिप के बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश ने अभी भी गौहर रिजवी साहब का जिक्र हुआ, उन्होंने ये कहा कि देखिए कई बार ये बात करी जाती है कि जो भारत के इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, सीए है, एनआरसी है, उसको लेकर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा ये भारत का अंदरूनी विषय है। उसी तरह अगर आपके और भारत की डेमोक्रेसीज को हैंडल कर सकती है। उसी तरह अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में भी इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स हैं, वो किस तरह से भारत को देखते हैं, किस तरह से उन्होंने अभी भी कई प्रोटेस्ट किया प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के दौरान, पर वो भी बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी आगे इसको हैंडल करने के लिए सक्षम है। तो कहीं पर एक मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ गया है कि दोनों ही देश एक दूसरे को आश्वस्त करने में सक्षम हो गए हैं। तो वहां पर जो मुद्दे बचे हैं, जो तीस्ता का खासकर जिक्र होता है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट का, उसमें भी जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इंडिकेशन दे दिया था कि वो तैयार है आगे बढ़ने में। कुछ वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से कुछ उसमें ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे, तो उनके चलते, पर वहां भी आप देखिए कि वो भी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बांग्लादेश में है कि ये जो समस्या है, ये इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं और इन स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कैसे वहाँ के जो बांग्लादेश की तरफ से देखा जाता है और भारत की तरफ से दूसरी तरफ देखा जाता है, एक एश्योरेंस है, एक ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट फैक्टर को देखकर जो आगे आने वाली समस्याओं को भी हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जिनका आपने जिक्र किया कि आगे आने वाले समय के मुद्दे, मुझे सबसे जरूरी ऐसा लगता है कि यूथ को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना इस प्रोसेस से बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने जो आज शुरुआत करी है, चाहे स्कॉलरशिप्स की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट की हो, या लोगों को इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ना हो यंग बांग्लादेशीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। उसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा बांग्लादेश में, जैसा जिसका आप जिक्र कर रही थी, डेवलपिंग कंट्री बन गया है, आगे आने वाले जो समय है उसमें और ज्यादा तरक्की करेगा, तो उसके साथ भारत की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं, उनको जोड़ना, और जो यूथ है बांग्लादेश का, उसको इस स्टोरी से जोड़ना बहुत जरूरी होगा। और मुझे लगता है उसके लिए एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी है, ये सारे स्टेप्स बहुत जरूरी होंगे। और मुझे लगता है इन्हीं पर पहले भी हम पिछले कुछ सालों से फोकस देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में और ज्यादा फोकस देखेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ प्रोफेसर पंत, आपका, अशोक सज्जना सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा कई मायनों में खास रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बांग्लादेश से बेहतर और मजबूत संबंध दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी हैं, जिससे दोनों ही देश मजबूत हो पाएंगे। उम्मीद है कि पिछले 50 साल से कई समान विचारों, समान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार के साथ ही मजबूत आपसी विश्वास पर आधारित रिश्तों की गहराई इस दौरे के बाद और आगे बढ़ेगी, इसमें नई ऊर्जा आएगी। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।